Assalamu alaikum everyone and welcome to the preparatory session for the interviews of senior auditor. Uh, अपना तारुफ करवाता चलूँ जी। माय नेम इज केनान आसिफ और मैं एक पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में अकाउंटिंग पढ़ाता हूँ। आई एम लेक्चरर देयर। और इसके अलावा इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान के साथ भी एज अ विजिटिंग फैकल्टी मेरा ताल्लुक रहा है। एज एन आरजे मैं एक रेडियो चैनल के साथ काम कर रहा हूँ और डिफरेंट इदारों को मैं अकाउंट्स के हवाले से कंसल्टेंसी भी माजी में देता रहा हूँ। इसके अलावा मैंने पाकिस्तान कस्टम्स में कुछ अर्सा काम किया है और वहाँ मैं इंचार्ज रहा हूँ अकाउंट्स ब्रांच का और डेस्टिनेशन मेरी असिस्टेंट की थी। इसके अलावा एक मल्टीनेशनल टेलीकॉम कंपनी में मैंने सेल्स एंड कस्टमर सर्विस ऑफिसर के तौर पे सर्व किया है। इसके अलावा एक लोकल एनजीओ में मैंने 2012 के करीब सर्व किया था एज एन अकाउंट्स ऑफिसर। और अचीवमेंट्स अवार्ड्स में जनाब जो सबसे इम्पोर्टेंट मेरी जिस चीज़ के हवाले से जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा दैट इज़ कि सीनियर ऑडिटर की जो 2017 की रिकमेंडेशन लिस्ट आई थी उसमें पूरे पाकिस्तान में सबसे पहले या सबसे टॉप पर मेरा नाम था। और उस वक्त एक बहुत बड़ी तादाद में पोस्ट आई थी अराउंड 900 और समथिंग और पूरे पाकिस्तान से कोई 50-60 हज़ार के करीब कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था। एंड आउट ऑफ ऑल ऑफ देम जो सबसे पहला नाम था जो सबसे पहला मेरिट के हिसाब से जो सीट एलोकेशन हुई थी दैट वाज माइन। सो अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव बीन द ऑल पाकिस्तान टॉपर ऑफ दिस एग्जाम जिसके लिए आप तैयारी करें जिसका आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं। इसके अलावा सिर्फ पाकिस्तान मिलिट्री अकाउंट्स डिपार्टमेंट में ही नहीं बल्कि बेनज़ीर कंसल्टेंट प्रोग्राम में ईयर 2014 में मैंने मुझे कंप्लेन असिस्टेंट के तौर पर अपॉइंटमेंट ऑफर रिसीव हुई। पाकिस्तान कस्टम से मुझे ऑफर रिसीव हुई 2016 में जिसे मैंने एक्सेप्ट किया एंड आई वेंट देयर एंड सर्व देयर। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से मुझे 2 मरतबा ऑफर रिसीव हुई है 2015 में OG1 के लिए और 2017 में OG2 के लिए। ऑब्वियसली आई डिडंट वर्क देयर। यूनिवर्सिटी में एक पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में मैं इस वक्त पढ़ा भी रहा हूँ और 2017 में मुझे यहाँ से एक ऑफर आई थी। इसके अलावा पाकिस्तान मिलिट्री अकाउंट्स डिपार्टमेंट 2017 में ही मुझे एक ऑफर आई। सो आई हैव अर्नड अ नंबर ऑफ अपॉइंटमेंट्स बिकॉज एक सलाहियत अल्लाह ताला ने रखी है कि जो एग्जामिनेशन होते हैं इस तरह के उनको किस तरह से क्रैक करना है, उनको उनके लिए क्या पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है और किस तरह से एक फोकस अपना बनाए रखना है। ये मेरी स्ट्रेंथ रही है और यही चीज़ें आज मैं चाह रहा हूँ कि आपके साथ भी कुछ शेयर कर सकूँ। इसके अलावा एक और मेरी स्ट्रेंथ ये रही है कि पब्लिक सेक्टर अकाउंटिंग का जो सब्जेक्ट है वो आमतौर पर नहीं पढ़ाया जाता यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। आपको पेंशन रूल्स नहीं पढ़ाए जाते, आपको पेपरा नहीं पढ़ाए जाते, आपको जीपीएफ के बारे में कोई बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है बल्कि इनफैक्ट दी ही नहीं जाती है। सो लकीली आई बीन वेरी लकी कि पब्लिक सेक्टर अकाउंटिंग के साथ मेरा ताल्लुक यूँ रहा कि जब मैं कस्टम्स में था तो मैंने अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम किया और इस तमाम मैकेनिज्म को प्रैक्टिकली समझा और उसके बाद यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करने के बाद इस सब्जेक्ट को जब इंट्रोड्यूस किया गया सो आई एम द ओनली वन जो इस सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है इन माय यूनिवर्सिटी और इन माय प्रोविंस एक्चुअली। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है पब्लिक सेक्टर अकाउंटिंग का जो आमतौर पर बीकॉम एमकॉम वगैरह में नहीं पढ़ाया जाता था और जहाँ पढ़ाया जा रहा है बहुत लिमिटेड यूनिवर्सिटीज है जहाँ पे इस सब्जेक्ट को एज अ सब्जेक्ट सिखाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ये सबसे मुश्किल कंपोनेंट भी है और एज ए सेट कि इसके लिए तैयारी भी नहीं करवाई जाती है। और सीनियर ऑडिटिंग एग्जाम्स में जो सबसे ज़्यादा फेल होते हैं स्टूडेंट्स जो मैंने एनालाइज किया है वो इस सेगमेंट में होते हैं क्योंकि बाकी सब तो उन्होंने पढ़ा है, ये बिल्कुल भी नहीं पढ़ा होता। एनी हाउ बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जी मुझसे कि जी क्या तरीक़ाकार होता है, हमें कैसे पता हम शॉर्टलिस्ट हुए हैं या नहीं हुए, इंटरव्यूज कब होंगे, तरीक़ाकार क्या होगा। और मेरा जवाब काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है लोगों के लिए सो मैं इस चीज़ को बड़ा आसान करने जा रहा हूँ अब आपके लिए। देखिए अगर आपने एग्जाम दिया है और पिछले अरसे में आपसे आपको एक लेटर के थ्रू आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड। शॉर्टलिस्टिंग एफपीएससी की किस तरह से होती है, ये एग्जैक्ट फिगर्स नहीं है लेकिन एक अंदाजा आपको इससे हो जाएगा कि लेस से 500 पोस्ट हैं तो हर पोस्ट के लिए आपके तकरीबन 5 से 6 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाता है। तो 500 पोस्ट के लिए 3000 कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट होते हैं तो जो टॉप 3000 होंगे उनको उनसे उनके डॉक्यूमेंट्स मंगवाए जाएंगे। तो ये सवाल अगर आपके जहन में कि कितने नंबर लूँ तो मैं शॉर्टलिस्ट हो जाऊंगा, आपके नंबर से फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके नंबर्स बहुत अच्छे हैं और आगे आपसे ऊपर 3-4 हज़ार लोग हैं जिनके नंबर आपसे भी अच्छे हैं तो इसका मतलब कि आप शॉर्टलिस्ट नहीं होंगे। और अगर आपका पेपर बहुत अच्छा नहीं हुआ लेकिन बाकियों का भी अच्छा नहीं हुआ तो आप टॉप 3000 में आ सकते हैं एंड देन यू कैन हैव अ चांस। तो जब डॉक्यूमेंट्स मंगवा लिए जाते हैं तो इसके बाद जो रिटन एग्जाम होता है उसकी बेसिस पर आपके इंटरव्यूज कॉल होते हैं। इंटरव्यूज कब कॉल होते हैं डिपेंड करता है आपके मार्क्स पर। आपके जितने अच्छे नंबर होंगे उतनी जल्दी आपके इंटरव्यू के चांसेस होंगे। अब ये क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है कि लेस से 100 पोस्ट थी मेरिट की तो अगर आप पाकिस्तान के टॉप 600 लोगों में आते हैं या टॉप 500 लोगों में आते हैं तो जो मेरिट की सीट थी उसके लिए
आपको कंसिडर किया जाएगा। तो जो टॉप 500 टॉप 600 बुलाए जाएंगे उसमें एक नाम आपका होगा। तो मेरिट के इंटरव्यूज बेसिकली सबसे पहले होते हैं। एक मर्तबा जो मेरिट की सीट्स हैं उनके लिए आपका नाम आ गया, तो आपका इंटरव्यू होगा। अच्छा, इस इंटरव्यू के बाद फिर सूबाई सतह पर इंटरव्यूज होने स्टार्ट हो जाएंगे, यानी मेरिट वालों के इंटरव्यूज हो गए, अब सूबाई लेवल पे होंगे। अच्छा, तरीका ये है कि फर्ज करें आपका ताल्लुक पंजाब से है या बलूचिस्तान से है या सिंध से है, कहीं से भी आपने मेरिट की सीट के इंटरव्यू दिया। अब जाहिर बात है उन 500 लोगों में से 50 लोग या 100 लोग सिलेक्ट होने थे। 100 लोग मेरिट की सीट्स के लिए डिसाइड हो गए इंटरव्यू के मार्क्स के बेस पर कि ये 100 लोग हैं जिनको हमने फाइनलाइज कर दिया है मेरिट के लिए। इसके बाद बारी आएगी सूबाई कोटा के लिए। अब जब आप अब वन बाय वन हर सूबे के जो एग्जाम्स होंगे या इंटरव्यूज होंगे वो कंडक्ट होंगे, यानी पंजाब के होंगे, फिर पंजाब के बाद लेस से बलूचिस्तान के, फिर सिंध के, फिर केपीके के। तो आपको दोबारा इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया जाएगा अगर आपका ताल्लुक आपके जिस सूबे से भी है, उस वक्त उसके इंटरव्यूज के वक्त आपको दोबारा कॉल नहीं आएगी, क्योंकि आपका इंटरव्यू पहले हो चुका है, आपके नंबर पहले लग चुके हैं। तो बाकी लोगों को फिर इंटरव्यूज के लिए कॉल आएंगी, और फिर उनके जो मार्क्स थे और जो आपके मार्क्स थे उसकी बुनियाद पे फैसला होगा कि ये जो बाकी सूबाई सीटें हैं वो किसको मिलेंगी। सूबाई सीटों के बाद लेट्स से आप फीमेल हैं, आपने मेरिट में इंटरव्यू दिया था, आपका वहां पे सिलेक्शन नहीं हो सकी, आपका इंटरव्यू कोई बहुत अच्छा नहीं हुआ, फिर सूबाई सतह पे भी आपकी सिलेक्शन नहीं हो सकी, तो फीमेल्स का जो कोटा होता है फिर उसके लिए अलग से इंटरव्यूज होते हैं। अगेन अगर आपका इंटरव्यू हो चुका है दोबारा इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाएंगे, लेकिन फीमेल्स की सीट के लिए या माइनॉरिटी की सीट के लिए जिनका इंटरव्यू हो सकता है, जो जो उस टॉप पोजीशंस में आ रहे हैं, उनको बुलाया जाएगा और उनके उनके इंटरव्यूज कंडक्ट होंगे। तो यू फाइनली जो है पहले मेरिट के इंटरव्यूज, फिर हर सूबे के इंटरव्यूज, फिर माइनॉरिटी एंड फीमेल्स के जो इंटरव्यूज हैं उन सबको कंडक्ट करने के बाद जो एफपीएससी रेकमेंड करेगा जिन 500 कैंडिडेट्स को, उनकी एक फाइनल रिकमेंडेशन लिस्ट निकल आएगी। अच्छा, फाइनल रिकमेंडेशन लिस्ट जो है ये इशू होने के बाद पाकिस्तान मिलिट्री अकाउंट्स डिपार्टमेंट को भी ये लिस्ट भेज दी जाती है और वहां से आपका अपॉइंटमेंट ऑफर आपको आ जाती है। तो एफपीएससी अपॉइंटमेंट ऑफर इशू नहीं करता, वो सिर्फ रिकमेंड करता है कि भाई ये फाइनल कैंडिडेट्स हैं, और फिर जो रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट है वो आपको डॉक्यूमेंट्स इशू करता है आपके अपॉइंटमेंट के। एक चीज सहन में रखिएगा कि आप जितना अच्छा स्कोर करेंगे, जितना अच्छा आपने पेपर दिया और जितना जितना अच्छा इंटरव्यू मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप देंगे, उतना ही आप सीनियोरिटी लिस्ट में पहले आएंगे। आम इदारों में ये होता है ग्रेड 15 से या उससे नीचे कि जो सबसे पहले ज्वाइनिंग दे देगा जी वो सीनियर हो जाएगा। तो मेरे नंबर बेशक बहुत अच्छे हैं आपसे, लेकिन आपने मुझसे एक दिन पहले ही ज्वाइनिंग दे दी है, तो आप मेरे सीनियर है, मैं जूनियर हूँ। और प्रमोशन में ये एक एक सीट बड़ा अजाब बन जाती है कि वो बंदा मुझसे एक दिन सीनियर होने की वजह से प्रमोट हो गया मुझसे 10 साल पहले, और मैं 10 साल तक वेट कर रहा हूँ कि अब मेरा नंबर कब आएगा। तो गवर्नमेंट में ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है। लेकिन एफपीएससी में एक अच्छी चीज ये है कि चूंकि ये ग्रेड 16 एंड अबव है, तो आपकी जो सीनियोरिटी बनती है ना, वो पहले ज्वाइनिंग देने पे नहीं बनती बल्कि आपके मार्क्स की बेस पे बनती है। तो आप जितना अच्छा इंटरव्यू देंगे, जितनी अच्छी आपकी ये जो परफॉर्मेंस होगी, उतना ही आप ऊपर आएंगे मेरिट लिस्ट में, और मेरिट लिस्ट में आप जितना ऊपर आएंगे उतनी ही आप सीनियर कंसिडर होंगे। तो फर्स्ट करें आप मेरिट लिस्ट में 10वें नंबर पर हैं, और प्रमोशन के लिए भी 10 सीटें ही खाली हैं, तो आप प्रमोट हो जाएंगे, और जो 11वां बंदा है वो वेट करता रहेगा पता नहीं कितने साल। सो दैट इज वाई इंटरव्यू परफॉर्मेंस रियली मैटर्स अलॉट, क्योंकि पेपर की परफॉर्मेंस को आप चेंज नहीं कर सकते, इंटरव्यू की परफॉर्मेंस अभी आपके हाथ में। एंड एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता चलूं, व्हेन आई वाज अटेम्प्टिंग दिस इंटरव्यू, जब मेरा इंटरव्यू था तो मेरे साथ 10 लोग थे जो इस इंटरव्यू में मेरिट के लिए कम्पीट कर रहे थे, और 10 लोग जो थे ये कम्पीट कर रहे थे फॉर द सीट ऑफ मेरिट। और जब रिजल्ट अनाउंस हुए तो इनमें से 2-3 जो थे वो मेरिट में आए, या एक दो मजीद जो थे वो सूबाई कोटा में आए। बहुत सारे लोग मेरिट की सीट के लिए कम्पीट कर रहे थे, उनको बरसान की सीट भी नहीं मिली, अपने सूबे की सीट भी नहीं मिली। वजह क्या हुई कि इंटरव्यू उनका अच्छा नहीं रहा। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपका पेपर बेशक आपने बेहतरीन किया है, लेकिन अगर आप इंटरव्यू में पुअर परफॉर्म कर रहे हैं तो आप भूल जाएं कि आपको सीट एलोकेट होगी कि जी मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ था। इम्पॉसिबल, राइट? अच्छा, इंटरव्यू इंटरव्यू की इंपॉर्टेंस के हवाले से मैं आपको बता चुका हूँ कि ये सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। रिटन एग्जाम में बहुत ऊपर के नंबर लेकर मेरिट की सीट के लिए आप compete कर रहे हैं, लेकिन आपका इंटरव्यू अच्छा नहीं होता तो मेरिट को तो छोड़े, सूबाई सीट भी आपको नहीं मिलेगी। अब इंटरव्यू में फोकस क्या होता है या किस तरह के सवाल किए जाते हैं? कुछ तो जनरल इंटरव्यू क्वेश्चन होते हैं। आपसे पूछा जाता है आप क्या कर रहे हैं, आपने कहाँ जॉब कर रहे हैं, अच्छा वो जो जॉब आप कर रहे हैं आप उसको क्यों छोड़ रहे हैं, और ये जो जॉब आप करना चाह रहे हैं ये आपकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस रखती है, आप
एज एन ऑडिटर, एज एन अकाउंटेंट आप इस फील्ड को क्यों ज्वाइन करना चाह रहे हैं? अच्छा, लेट्स से आपके अकाउंटिंग में नंबर हमेशा कम रहे और आप कहें जी मैं अकाउंटेंट बनना चाहता हूँ, तो वो इस चीज को भी पूछेंगे आपसे कि यार हाउ कैन यू से कि आप अकाउंटिंग आपका इंटरेस्ट है, जबकि प्रैक्टिकली academically you have been very bad at accounting, so you have to defend a number of things, right? So जनरल इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं, आपकी स्ट्रेंथ्स, आपकी वीकनेसेस, आपका विजन, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन दिस ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, हम इनको बड़ा लाइट लेते हैं। आपके इंटरव्यू का आपको रखना या नहीं रखना, सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये होते हैं, जनरल इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं या साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से जो क्वेश्चंस होते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और हम इन्हीं को इग्नोर करते हैं। अच्छा, इन तमाम क्वेश्चंस को करने के बाद जब इंटरव्यूअर अपना माइंड बना चुका होता है कि आगे क्या करना है, तो फिर वो आपसे कुछ कोर्स रिलेटेड क्वेश्चंस करता है। कोर्स रिलेटेड क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं? अगर आपने इकोनॉमिक्स किया हुआ है तो आपसे इकोनॉमी के बारे में बात होगी, आपसे इकोनॉमिक्स पे बात होगी, आपसे ट्रेड थ्योरीज पे बात होगी। अगर आपने बीकॉम किया हुआ है तो बीकॉम में आपने जितना कुछ पढ़ा है, आपने एमकॉम में जितना कुछ पढ़ा है, जो जो सब्जेक्ट्स रहे हैं आपके या जो उनको लगता है कि आपके सब्जेक्ट रहे होंगे, वो उन सबसे सवाल करते हैं। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन जो हैं, जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं आपकी फील्ड से रिलेटेड, उस पर आपसे सवाल किया जा सकता है। ये प्रोफेशनल क्वेश्चन भी हो सकते हैं, हल्का फुल्का इसमें कुछ करंट अफेयर्स का टच हो सकता है, लेकिन करंट अफेयर्स भी वो जो आपकी फील्ड से रिलेट करते हैं, राइट? तो अगर आप स्टैटिस्टिक्स वाले हैं तो हो सकता है कि कोरोना रिलेटेड स्टैटिस्टिक्स और करंट जो भी सिलसिला है उस पर बात हो। अगर आपने जनाब जॉब री इंजीनियरिंग को पढ़ा हुआ है तो जॉब री इंजीनियरिंग से मुतल्लिक आपसे सवाल किए जा सकते हैं। अच्छा, हाउ कैन वी हेल्प यू? एक तो ये है कि पिछले कई सालों से मैं इस एग्जाम की तैयारी करवा रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं उन्होंने रिटन एग्जाम क्लियर किए हैं। होपफुली बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो इसका जो इंटरव्यू प्रोसेस है उसको भी बहुत जल्द क्लियर करेंगे। इसके अलावा जो बिरसा पब्लिक सर्विस कमीशन के डिफरेंट एग्जाम्स हैं उसमें कई मतलब हमने इसकी तैयारी करवाई और अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव हैड अ वेरी गुड सक्सेस रेट। सो इसके अलावा जो अब हम तैयारी करवाने जा रहे हैं उसमें हम आपको ओवरऑल सब्जेक्ट रिवीजन करवाएंगे फॉर द इंटरव्यू। आपने बीकॉम में जो कुछ पढ़ा, एमकॉम में जो कुछ पढ़ा, उस सब का एक क्रक्स हम आपको देंगे। इसके अलावा मैं अगेन कह रहा हूँ, साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है, किसी सवाल का जवाब नहीं आ रहा तो क्या करना है, बॉडी लैंग्वेज को कैसे मेंटेन करना है, और आपसे जो सवालात होते हैं उसमें आपने क्या जवाबात देने हैं। इसके अलावा एलिवेटर स्पीचेस किस तरह से देनी है, अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करवाना है, क्योंकि इंटरव्यू के पहले 2 मिनट में ही फैसला हो जाना है कि भाई आगे इंटरव्यू की प्रोग्रेस क्या होगी। सो वो एलिवेटर स्पीच आपने क्या देनी है जब आपको फ्रीली अपने आप को इंट्रोड्यूस करने का मौका मिल रहा है। इसके अलावा मॉक इंटरव्यूज हम करवाते हैं, सो देयर इज अ लॉट वेयर वी कैन हेल्प यू। और बहुत सारे लोग बहुत सारे मशवरे मांगते हैं कि जी कुछ बताएं क्या करें। यार खुद पढ़ो, तो इससे बेहतर तो कुछ भी नहीं है। नहीं हो सकता किसी से गाइडलाइन ले लो, लेकिन कीप ट्राइंग, एफर्ट करते रहो, मेहनत करते रहो। और मैं अक्सर कहता हूँ कि वही कुछ करते रहोगे जो हमेशा किया है तो वही मिलेगा जो आज तक मिला है। तो अगर अपनी लाइफ को एक ट्रैक पर लेके आना है, हालात से तंग हो, बेजार हो और कुछ करना है, या मुस्तकबिल का खौफ आपको तंग कर रहा है, सो आई थिंक एजुकेशन में अपनी इन्वेस्ट करना स्टार्ट करें। वो तमाम वक्त जो आप बाकी चीजों में लगाते हैं उसको तालीम पर लगाने स्टार्ट कर दें। वो तमाम पैसे जो आप बर्गर पे जाया करते हैं उसको अपनी तालीम पे इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दें। वो तमाम फोकस और वो तमाम ख्यालात जो बाकी चीजों के हवाले से मंडला रहे हैं उनको छोड़कर एक मतलब अपने करियर के हवाले से फोकस करें। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो आपके जो भी हालात हैं वो तकरीबन कमोबेश वैसे ही रहेंगे जो अब हैं, राइट? दूसरी बात यह है कि नेवर एवर बर्न योर अपॉर्चुनिटीज। यार मौके बार बार नहीं मिलते, तो अगर आपने रिटर्न क्लियर कर लिया है, हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी। कई मतलब ऐसा होगा, मेरे साथ हो चुका है कि मैंने एग्जाम क्लियर किया, अगली बार मैंने उससे भी बेहतर नंबर लिए, लेकिन पहली बार मैंने उस अपॉर्चुनिटी को जाने दिया, लाइट दिया, और दूसरी बार ज्यादा बेहतर मार्क्स लेने के बावजूद मुझे इंटरव्यू की कॉल नहीं आई। सो दिस हैपेंस, दिस कीप्स ऑन हैपनिंग, सो नेवर एवर बर्न योर अपॉर्चुनिटीज। मौका मिला है तो इस पे भरपूर फायदा उठाएं। यू लाइक अ डेब्यूटेंट जो अपना पहला क्रिकेट मैच खेलने जा रहे हो, और अगर अच्छा नहीं खेलोगे तो बाद में सिलेक्शन के चांसेस का नहीं पता। अब मौका मिल गया है, खेल लो और बेहतरीन तरीके से खेलो। इसके अलावा जो किस्मत वाली बातें होती हैं, जी पता नहीं मेरी किस्मत खराब है, ये है वो है, किस्मत को बंद ब्लेम करना और एक बेचारगी वाला एटीट्यूड रखना, ये रखना बंद कर दें। मैं अक्सर कहता हूँ, पढ़ता हूँ और यही सुनता आया हूँ कि लक इज मेयरली द मैरिज ऑफ अपॉर्चुनिटी विद रिलेंटलेस प्रिपरेशन। तो किस्मत क्या है भाई? ये जब मौका और तैयारी एक साथ मिलते हैं तो हम इसको किस्मत कहते हैं। और मैं मेरे एक उस्ताद बड़ी खूबसूरत बात करते हैं, दिस दिस वन थिंग
ये एक सेइंग जो थी उनकी, उन्होंने मेरी लाइफ को चेंज कर दिया। और वो ये थी कि बेहतर होगा कि आपके पास मौका ना हो मगर आप तैयार हो, बजाय इसके कि जिंदगी में आपके पास मौका मौजूद हो मगर आप तैयार ना हो। सो ऑलवेज कीप योरसेल्फ प्रिपेयर्ड, अपने आप को तैयार रखिए इस अपॉर्चुनिटी के लिए, आने वाली अपॉर्चुनिटीज के लिए। और ये एटीट्यूड खत्म कर दें कि जी अभी तो इंटरव्यू में बहुत टाइम है, अभी तो कोई एग्जाम होना है तो उसे बहुत टाइम है, क्योंकि जब वो एग्जाम सर पे आता है, जब वो इंटरव्यू सर पे आता है तो आप तैयार नहीं होते, क्योंकि आपने यही सोचा था कि अभी तो बहुत टाइम है। सो अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दी, बेहतर होगा कि आप तैयार हो और मौका ना हो, बजाय इसके कि मौका सर पे है और आप तैयार नहीं है। सो दिस इज माई पीस ऑफ एडवाइस फॉर यू। थैंक यू सो मच, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। आपके पास मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मौजूद हैं, इट इज 0346656789 और आप मुझे ईमेल कर सकते हैं कैनान कैनान ASIF1 वन न्यूमेरिकल है, सो कैनान asif1@gmail.com पर। एंड कोई फर्दर कहीं मैं आपको गाइडलाइन दे सकता हूँ तो आई बी वेरी ग्लैड टू हेल्प यू। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड सी यू इंशाल्लाह।